हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सरफेस स्टोरीज। वीडियो की लाइन देख के तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि आज हम एक नए चैप्टर पे चलने वाले हैं। मैंने आपको कई हॉरर स्टोरीज सुनाई है, कई सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में हमने बात करी है, कई सारे मिथिकल क्रीचर्स के बारे में हमने बात करी है पिछले एक साल से। पर आज मैं आप लोगों को जैसे एक नए टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, या फिर ये सीरीज जो एक नए टॉपिक के बारे में है, इससे तुम लोग को एक नए डर के बारे में पता चलेगा। एक ऐसा टाइप का डर जिसके बारे में इस वीडियो के थ्रू सुनते हुए या फिर इस पूरी सीरीज के थ्रू सुनते हुए तुम्हें शायद डर ना लगे, तुम्हें उस इंस्टेंट में शायद से कुछ फील ना हो, उस इंस्टेंट में शायद तुम्हें कुछ वियर्ड ना लगे। लेकिन जब भी तुम अकेले हो गए, जब भी तुम अपने थॉट्स के साथ हो गए, या फिर जब भी ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे दिमाग में कि आखिर ऐसा क्यों। और तब जो तुम्हें डर महसूस होगा, उसी के लिए ये पूरी सीरीज मैं बना रहा हूँ। और मैं पहले ही बता दूं, इस पूरी सीरीज को समझने के लिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। इस सीरीज में 6 लिस्ट या फिर 6 टीयर्स हैं, और जैसे जैसे हम आगे टीयर्स में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें और भी ज़्यादा क्रीपी और भी ज़्यादा डरावनी होती जाती हैं। और क्योंकि ये पूरी टीयर लिस्ट, ये पूरा आइसबर्ग बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें मिलने करनी है वो है कि ध्यान से सुनो मैं जो भी बोल रहा हूँ। सेकेंडली तुम्हें ये करना पड़ेगा कि अपने आप से क्वेश्चन पूछो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पर। तो जिन भी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन चीज़ों के बारे में एक्चुअली सोचो। डोंट पैसिवली लिसन टू दिस होल सीरीज। लेकिन जिन भी लोगों ने ये 2 चीज़ें कर ली, उनके लिए आई प्रॉमिस यू आर इन फॉर अ ट्रीट। तो हाँ, ये पूरी नई सीरीज हमारी क्रीपी पास्ता आइसबर्ग के बारे में है। पर आखिर ये आइसबर्ग होता क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आइसबर्ग के बारे में। इमेजिन करो एक समुंदर, कितना बड़ा और फैला हुआ होता है एक समुंदर। वैसे तो सरफेस पे दूर दूर तक हमें सिर्फ पानी ही दिखता है, पर कभी कभी इत्तेफाक से समुंदर में हमें कुछ और चीज़ें भी दिख जाती हैं, जैसे कि मछलियाँ, अबैंडन्ड बोट्स, कपड़े, जूते, कचरा वगैरह। लेकिन ठंडी जगहों पे, स्पेशली इन अंटार्कटिका, आपको समुंदर के सरफेसेस पे एक और चीज़ दिखेगी, बर्फ़ की चट्टान या फिर एक आइसबर्ग। अब जो ये आइसबर्ग है तुम्हें सरफेस पर दिख रही होती है, ये इस पूरे ढांचे का एक बहुत ही छोटा सा विजुअल पार्ट होता है जो हमें दिखता है। लेकिन अगर आप कभी समुंदर के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आइसबर्ग सरफेस पर जितना छोटा दिखता है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा होता है। लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा सरफेस के नीचे छुपा हुआ होता है, और जितना हम समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं, उतना ही हम इसके एंड के और करीब आते जाते हैं। और हम जितनी गहराई में जाते हैं, उतना ही ये एरिया डार्क और मिस्टीरियस हो जाता है। बेसिकली जितना हमारी नज़रों के सामने होता है, वो तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है, और आप जितनी गहराई में उतरोगे, उतनी ही डरावनी चीज़ों से आपका सामना होगा। बस वैसे ही हमारी आइसबर्ग की लिस्ट भी होती है। इस लिस्ट में हमारे टॉप के टियर में वो टॉपिक्स होते हैं जिनकी नॉलेज शायद से कॉमन आदमी को हो, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इन सभी टॉपिक्स के बारे में शायद से तुमने कभी ना कभी तो सुना होगा, या फिर कभी ना कभी ये मेंशन हुए होंगे तुम्हारे या तो यूट्यूबर्स के फीड में, या फिर अगर तुम लोग ऐसी क्रीपी चीज़ें देखते हो तो पक्का तुमने इनके बारे में सुना ही होगा। लेकिन अगेन, जैसे जैसे हम लोग आइसबर्ग लिस्ट में और भी ज़्यादा नीचे जाते रहेंगे, या फिर टियर्स में आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और काइंड ऑफ वियर्ड हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ के बारे में एक टियर लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट के बारे में, लंच बॉक्सेस के बारे में, कीबोर्ड्स के बारे में, यूट्यूबर्स के बारे में, सीरियल किलर्स के बारे में। लेकिन मेरी पहली आइसबर्ग वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक पे बनाना चाहता था जिसके बारे में हम सभी वाकिफ़ होंगे, और वो है क्रीपी पास्ता। क्योंकि क्रीपी पास्ता पूरा का पूरा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी अबाउट मंकी मैन इन दिल्ली, जो कि आई एम श्योर तुम लोगों ने देखी होगी। वेल, दैट वाज काइंड ऑफ अ क्रीपी पास्ता ओनली। उसके बाद से ये कहानियाँ और जगह से भी आने लगी। सभी लोगों पर सेम जानवर जैसी चोटें थी, और सभी लोगों ने सेम एक बंदर के भेस के आदमी को देखा था। डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट नहीं था किसी के पास भी, पर कुछ लोगों का कहना था कि ये प्राणी बहुत तेज भाग सकता था।
अगर आसान भाषा में मैं कहूँ तो क्रीपी पास्ता एक ऐसी लेजेंड या कहानी होती है जो कि इंटरनेट से ओरिजिनेट हुई हो और धीरे धीरे आपस में शेयर करते करते लोग उसमें इन्फो ऐड करते जाते हैं और ये लेजेंड या कहानी बहुत बड़ी और क्रीपी बन जाती है। जैसे कि कैसे लोग मिर्ची मसाला डाल के गॉसिप को शेयर करते हैं ना, और फिर वही गॉसिप एंड में जाके एकदम इंटरेस्टिंग सी हो जाती है। वैसे ही समझ लो तुम लोग, क्योंकि क्रीपी पास्ता की शुरुआत एक छोटी कम्युनिटी से होती है, इसीलिए ये पिन पॉइंट करना कि ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी या फिर इसका ओरिजिन क्या है, ये डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर क्रीपी पास्ताज आर ऑलवेज लो रिच एज अ लॉट ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट टू मेकिंग दीज, और इसीलिए मुझे भी क्रीपी पास्ताज बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। ये सुन के आई एम श्योर तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि क्रीपी पास्ताज बनी बनाई कहानियाँ होती हैं। देखो, अब इन कहानी में से कौन सी असली है और कौन सी नहीं, ये पता लगा पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये कहानियाँ लोगों में पास ऑन होती रहती हैं और हो सकता है कि कुछ लोग मिर्च मसाला ऐड कर रहे हों इनमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी क्रीपी पास्ता स्टोरीज फेक हों। और आई थिंक ये जो सस्पेंस है कि ये कहानी असली है या नहीं, ये कहानियों को और क्रीपी एंड इंटरेस्टिंग बनाता है, अगेन इन माय ओपिनियन। खैर, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप उस पूरी वीडियो को सुनो, देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या ये स्टोरीज रियल हैं या फिर कौन से वाले टॉपिक असली हैं और कौन से नहीं। So now let's actually start with our first iceberg video, which is on creepypasta, और let's start with our first tier list, जिसका नाम है जेफ द किलर। अगर आप लोग मेरे ट्रू क्राइम चैनल को देखते हो तो शायद से तुमने जेफ द किलर के बारे में पहले सुना होगा, और ये कहानी से ही क्रीपी पास्ता की शुरुआत हुई थी एक्चुअली। एंड अगेन, अगर तुम लोग थोड़ा सा इंटरनेट सर्फ करते हो तो आई एम प्रिटी श्योर तुमने ये क्रीपी पास्ता के बारे में पहले सुना होगा। जेफ एक एवरेज लड़का था जो फार्म में काम करता था। उसकी बहुत इज्जत थी अपनी कम्युनिटी में और वो लोगों की मदद भी करता था। लेकिन एक दिन जेफ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही पलट गई, एंड इट चेंज्ड हिम फ्रॉम अ स्वीट एंड इनोसेंट गाय टू जेफ द किलर, जिसके चलते उसने कहीं सारे क्राइम्स भी कमिट करे। एक्चुअली जेफ द किलर की शुरुआत एक कहानी से नहीं बल्कि एक फोटो से हुई थी। इस फोटो में जो बड़ी सी डरावनी हंसी है, उसे देखने पर किसी को भी डर लग सकता है। सो इस क्रीपी पास्ता की शुरुआत हुई थी इस फोटो से इन द ईयर 2008। एक दिन जेफ अपने बाथरूम की सफाई कर रहा था और उसने देखा कि बाथ टब स्पेसिफिकली बहुत ख़राब हो रखा था। तो उसने सोचा कि द बेस्ट वे टू क्लीन इट वाज यूजिंग ब्लीच या फिर एसिड। उसने एसिड की बोतल से बाथ टब को साफ करना शुरू किया और एसिड की बोतल को बाथ टब के साइड पर रख दिया। सफाई करते वक्त जेफ का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से पास में रखी एसिड की बोतल बाथ टब के साइड से गिरी और उसके फेस पर एसिड गिर गया, जिसकी वजह से जेफ का पूरा चेहरा जल चुका था। जेफ पेन में था, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल के वो पास के एक डॉक्टर के पास गया। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही उसकी शक्ल देखी वो डर गया और उसने जेफ को वहाँ से भगा दिया। वो रास्ते पर आते जाते लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई भी उसके पास तक आने के लिए रेडी नहीं था। एंड दैट इज़ व्हेन जेफ रियलाइज्ड कि दिस वर्ल्ड वर्क्स इन द फेवर ऑफ ब्यूटिफुल पीपल। जेफ जैसे तैसे घर गया और कुछ दिनों बाद उसने अपने चेहरे पे खुद ही एक स्माइल कार्व आउट कर दी, विच इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट लुक्स अ लॉट लाइक दैट ऑफ अ जोकर।
ऐसा हो सकता है कि जिसने जेफ द किलर की स्टोरी बनाई हो वो शायद जोकर का फैन रहा हो, क्योंकि आगे की कहानी और वर्ड्स जोकर से काफ़ी सिमिलर हैं। एनीवेज, जेफ को ये समझ आ गया था कि अब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अकेलेपन के इस थॉट की वजह से और इस फैक्ट की वजह से कि अब वो इस बॉडी में है, इस डरावने फेस के साथ ट्रैप्ड है, ये फैक्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। और तब उसने सोसाइटी से बदला लेने की सोची। जेफ देर रात अपने घर से निकलता लोगों को मारने के लिए। पहले पहले तो वो सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही टारगेट करता था क्योंकि वो उनकी ब्यूटी से जलता था, लेकिन धीरे धीरे उसे लोगों को मारने की आदत लग चुकी थी। अब वो अपनी इस भूख को मिटाने के लिए किसी को भी मार देता था। मारने से पहले वो अपना फेमस कैच फ्रेज बोलता था, जो था गो टू स्लीप। जैसे ही लोग ये विस्पर सुनते थे उन्हें समझ आ जाता था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। जेफ द किलर की फ़ोटो की वजह से ये क्रीपी पास्ता बहुत ही फेमस हो गया था, एंड विच इज़ प्रॉब्ली वाई आप में से किसी न किसी ने जेफ द किलर के बारे में ज़रूर सुना होगा, या फिर इंस्टाग्राम में आपने पक्का किसी न किसी एज लॉर्ड को जेफ द किलर की फ़ोटो लगाते हुए देखा होगा। The Slender Man. Slender Man is actually one of the most famous creepypasta in the whole world. अगर तुम लोग को हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है या फिर तुम्हें ऐसे क्रीपी चीज़ें देखना पसंद है तो तुमने या तो हॉरर मूवीज़ में या फिर किसी सीन में स्लेंडर मैन को पक्का देखा होगा। स्लेंडर मैन के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़, काफ़ी सारे गेम्स, यहाँ तक कि आर्टिकल भी लिखे गए हैं। और स्लेंडर मैन के साथ एक खास बात है कि जब भी कोई उसे पहली बार देखता है तो उसे एक न एक बार तो गूज़बम्स आ ही जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, स्लेंडर मैन एक बहुत स्किनी और लंबा क्रीचर है। उसकी हाइट 7 फीट से ज़्यादा है। वो एक ब्लैक सूट पहनता है विद ब्लैक शूज़। पर जो चीज़ सबसे क्रीपी है वो ये कि उसके फेस पे कोई फीचर ही नहीं है। उसका फेस एकदम पेल है और ऐसा लगता है जैसे उसने फेस पर कपड़ा बांध रखा हो। ही हैज़ नो आइज, नो नोज, नो माउथ। इतना ही नहीं, उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वो अपने हाथों को कितना भी लंबा स्ट्रेच कर सकता है, सिमिलर टू दैट ऑफ द इलास्टिक गर्ल फ्रॉम द इनक्रेडिबल्स मूवी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने स्लेंडर मैन की पीठ से टेंटिकल्स निकलते हुए देखा है और उन्हीं टेंटिकल्स की हेल्प से वो चलता भी है। स्लेंडर मैन मोस्टली वुड्स या फिर जंगल में रहता है, लेकिन वो अक्सर ब्रॉड डे लाइट में भी बाहर आने से या फोटोग्राफ होने से डरता नहीं है। इसीलिए स्लेंडर मैन इतने सारे फोटोज में कैप्चर हुआ है आज तक। वैसे तो स्लेंडर मैन का मेन टारगेट बच्चे होते हैं। ज़्यादातर जिन भी फोटोज में वो कैप्चर हुआ है वो बच्चों के ग्रुप्स के अराउंड ही देखे गए हैं। जब बच्चों की नज़र उस पर पड़ती है तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उसे चुपचाप फॉलो करने लगते हैं। वो उन बच्चों का मर्डर करता है या उनके सोल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज़ तो किसी को नहीं पता क्योंकि इन गायब बच्चों की लाशें आज तक नहीं मिल पाई। मोस्टली बच्चे उसका शिकार होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अडल्ट्स के अराउंड नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट वो उन लोगों को स्टॉक करता है जो ऑलरेडी पैरानॉइड होते हैं, स्पेशली स्लेंडर मैन की एग्जिस्टेंस से, ताकि वो उनके दिमाग से और खेल सके, उन्हें और मेंटली टॉर्चर कर सके। स्लेंडर मैन असली है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने स्लेंडर मैन को देखा है। और छोटे बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि वो गलती से भी जंगल के आसपास न जाएं, क्योंकि यू नेवर नो कि किस रोज स्लेंडर मैन से उनका एनकाउंटर हो जाए। स्माइल डॉग। कई बार हम लोग डरावनी कहानियाँ सुनते हैं, कई बार हम लोग डरावनी फ़ोटोज़ देखते हैं, डरावनी मूवीज़ देखते हैं और अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि ये फेक है। लेकिन क्या हर एक सिचुएशन में ऐसा कहना काफ़ी है? क्या ऐसा कहने से, अपने दिल को दिलासा देने से हम कभी भी दोबारा उस फोटो या फिर उस इंसिडेंट के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे?
ऐसी ही एक फ़ोटो कुछ साल पहले इंटरनेट पे शेयर की जा रही थी। एक ऐसा फ़ोटो जिसे मुश्किल से 400 लोगों ने देखा था। कुछ लोगों ने 4chan पर इस इमेज को देखा था और कुछ लोगों के ईमेल आईडी पर यह इमेज मेल की गई थी विद द सब्जेक्ट लाइन स्माइल गॉड लव्स यू। इन 400 लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया था और कुछ लोग इंटरनेट से गायब ही हो गए थे। कुछ लोग थे जो जिंदा थे, लेकिन वो लोग इस फोटो के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, मानो वो फोटो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। बस इतना पता था कि उस फोटो का नाम था smile.jpg। लेकिन आखिर उस फोटो में ऐसा था क्या? ये सब सुन के जैसी क्यूरियोसिटी तुम सबको हो रही है, वैसी ही क्यूरियोसिटी हो रही थी उस समय मिस्टर एल को। जब उसने इसके बारे में सुना, वो जानना चाहता था कि ये फोटो में है क्या। इन 2007 उसका टेरेंस और मैरी ई से कांटेक्ट हुआ। दे वर मैरिड कपल ऑफ 15 years। और जब मैरी ने पहली बार smile.jpg देखी, तब उसे टेरेंस से शादी हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। सिंस देन मैरी ने इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करी थी। मिस्टर एल उनके घर पहुंचे उनका इंटरव्यू लेने, बट एट द एंड मोमेंट मैरी को पता नहीं क्या हुआ, वो बात करने से मना कर रही थी और अपने आप को रूम में लॉक कर रही थी। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज। टेरेंस उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसे रूम से बाहर आने के लिए मना रहा था, लेकिन मैरी सिर्फ रोए जा रही थी और अपने नाइटमेयर्स के बारे में बात कर रही थी। मिस्टर एल ने 30 मिनट तक उसके बाहर आने का वेट किया, बट उसे समझ आ गया था कि वेट करना वुड बी वेस्ट ऑफ हिज टाइम और वो वहाँ से चला गया। लेकिन वो अभी भी क्यूरियस था smile.jpg के बारे में जानने को। इसीलिए उसने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया एड्रेसिंग टू दोज पीपल जिन्होंने ये इमेज देखी थी या फिर उन्हें पता हो कि इस इमेज में आखिर था क्या। मैरी के इंसिडेंट को हुए अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था और मिस्टर एल अपने कॉलेज लाइफ में बिजी होने की वजह से इस बारे में भूल ही गया था। अनटिल इन मार्च 2008 उसे मैरी का ईमेल आया। उस ईमेल में लिखा था कि मैरी अपने बिहेवियर के लिए काफ़ी शर्मिंदा थी, लेकिन वो डरी हुई थी। पिछले 15 सालों से वो smile.jpg अपने सपनों में देख रही थी। ये नाइटमेयर्स उसके दूसरे नाइटमेयर से बिल्कुल ही अलग थे। इन सपनों में वो ना कुछ बोल सकती थी, ना मूव कर सकती थी, सिर्फ आगे देख सकती थी वो, और उसके आगे smile.jpg की हॉरिबल पिक्चर होती थी। लेकिन अगेन इस smile.jpg में था क्या? जिन लोगों ने इस पिक्चर को देखा था उनके अकॉर्डिंग इसमें एक डॉग लाइक क्रीचर है जो हस्की जैसा दिखता है। वैसे तो इस पूरी इमेज में अंधेरा है और सिर्फ डॉग के ऊपर ही फ्लैशलाइट है, जिसकी वजह से उसका चेहरा एकदम ब्राइट है। और क्योंकि इतना अंधेरा है बैकग्राउंड इस फोटो में, तो इसीलिए कुछ भी दिखाई नहीं देता इसमें सिवाय एक हाथ के जो फोटो की लेफ्ट साइड में है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो हाथ कुछ ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पूरा अटेंशन सिर्फ उस डॉग पर ही है इस फोटो में, और उसकी स्माइल पर भी, जहाँ उसके दांत दिख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम वाइट और शार्प, जैसे कि किसी ह्यूमन के हों वो। इसीलिए इस इमेज को smile.dog भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मैरी, उसे यही स्माइल डॉग अपने नाइटमेयर्स में दिखता था और वो मैरी से सिर्फ यही कहता था, स्प्रेड द वर्ड। वो इन अ वे मैरी से डिमांड करता था कि वो ये फ़ोटो दूसरों के साथ शेयर करे, और अगर उसने ऐसा किया तो वो क्रीचर उसे नाइटमेयर्स देना बंद कर देगा। मैरी के ये इमेज देखने के 1 हफ्ते बाद ही उसे एक मेल आता है जिसमें एक सीडी थी, एंड मैरी न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज ऑन दैट सीडी। शुरुआत में मैरी ने कई बार सोचा कि वो ये सीडी किसी के साथ शेयर करेगी। इतना ही नहीं, एक बार के लिए उसने ये सोचा था कि वो इसे अपने हस्बैंड टेरेंस को दिखा देगी। वो अपने नाइटमेयर से इतना परेशान हो गई थी कि वो इस हद तक गिरने के लिए तैयार थी। पर क्या वो श्योर थी कि उसके बाद उसे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे? और अगर सीडी शेयर करने के बाद भी उसके नाइटमेयर्स नहीं रुके तो, या फिर उसके साथ कुछ और बुरा हो गया तो? यही सोच के पिछले 15 सालों से मैरी ने ये इमेज किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। पिछले 15 सालों से हर रात उसे नाइटमेयर्स आते थे
और वो उन्हें सहन कर भी रही थी। 2007 में जब मिस्टर एल के बारे में उसे पता चला तो उसने सोचा कि वो ये इमेज उसे दे देगी, बिकॉज शी वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ द नाइटमेयर्स। वो अपनी मिजरी को एंड करना चाहती थी, लेकिन उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर उसने मिस्टर एल को वो सीडी दे दी तो वो सीडी, वो इमेज मिस्टर एल की लाइफ बर्बाद कर देगी। इसीलिए उसने अपना आप को बाथरूम में लॉक कर दिया था उस दिन। इन दी एंड उसने एल से कहा कि शायद तुम्हें कोई ऐसा भी मिल जाए जो मेरी तरह स्ट्रांग ना हो और वो तुम्हें उस इमेज को फॉरवर्ड भी कर दे, बट आई रिक्वेस्ट यू उस इमेज को देखने की गलती भी मत करना। सेव योर सेल्फ वाइल यू कैन। मैरी के इस मेल भेजने के 1 महीने बाद ही उसके हस्बैंड टेरेंस ने मिस्टर एल को कांटेक्ट करके कहा कि मैरी ने सुसाइड कमिट कर लिया था। और जब वो मैरी की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा था तो उसे उसका वो ईमेल मिला जो उसने मिस्टर एल को भेजा था। उसे वो सीडी भी मिली थी और उसने उस सीडी को तभी के तभी जला दिया था। उसने मिस्टर एल से ये भी कहा कि मैंने अपनी बीवी को इन 15 सालों में जिस हालत में देखा था, उसे देखकर वो भी मिस्टर एल को इसी बारे में वार्न करना चाहेगा कि कभी भी आप वो इमेज ना देखें। इट्स नॉट वर्थ योर क्यूरियोसिटी। मिस्टर एल को अनईजी फील हो रहा था और उसने smile.jpg के बारे में सर्च करने का डिसीजन ड्रॉप कर दिया। और वैसे भी उसके फाइनल एग्ज़ाम्स आने ही वाले थे, उसे अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस करना था। बट द वर्ल्ड हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर हिम। उसे एक मेल आता है अचानक से विद द सब्जेक्ट स्माइल। उस ईमेल में लिखा था कि मुझे तुम्हारा मेल मिला और तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा था कि तुम smile.jpg के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो। मैंने वो इमेज देखी है और वो इतनी भी डरावनी नहीं लगी मुझे जितना लोग कह रहे हैं। मैंने वो इमेज इस ईमेल में अटैच कर दी है, जस्ट स्प्रेडिंग द वर्ड। जैसे ही मिस्टर एल ने वो लास्ट लाइन पढ़ी, उसे मैरी की बात याद आ गई। मिस्टर एल के दिमाग में कई सारे ख्याल आ रहे थे। पहला थॉट ये था कि शायद वो इमेज फेक हो, क्योंकि उसने इंटरनेट पर भी सर्च करने की कोशिश की थी और उसे वो इमेज कहीं नहीं मिली। एक इमेज में थोड़ी ना इतनी पावर हो सकती है कि वो किसी को इतना टॉर्चर कर दे। हाँ, मैरी की बात सुनकर उसे डर लगता था, लेकिन शायद मैरी मेंटली अनस्टेबल हो सकती थी। अगर उसने इमेज डाउनलोड कर ली और जैसा मैरी ने कहा वो सच निकला, तो क्या वो मैरी की तरह स्ट्रांग रह सकेगा कि मरने तक वो किसी के साथ ये इमेज शेयर ना कर पाए, या फिर अपने आप को उन नाइटमेयर से बचाने के लिए वो ये इमेज किसी के साथ शेयर कर देगा। और अगर उसने ये इमेज शेयर करने का डिसाइड किया तो वो किससे ये इमेज फॉरवर्ड करेगा। अगर वो इस टॉपिक पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे तो वो इस इमेज को अटैच कर सकता है, और जो लोग इंटरेस्ट लेकर उस आर्टिकल को पढ़ेंगे वो सब इस इमेज से एक्सपोज हो जाएंगे और ये इमेज उन्हें तुरंत हॉन्ट करेगी। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? हीरो ब्रायन। मैंने रिसेंटली माइनक्राफ्ट के सिंगल प्लेयर गेम में एक न्यू वर्ल्ड स्पॉन करा था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, मैं ट्री चॉप कर रहा था, एक वर्क बेंच बना रहा था अपने लिए, लेकिन अचानक से मेरे कंप्यूटर बहुत स्लो है तो अचानक से मेरे FPS ड्रॉप होने शुरू हो गए थे। मैं गेम खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मैंने अचानक से फॉग में एक अजीब सी चीज़ को देखा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरा कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्लो है और जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं उन्हें पता होगा कि एज यू बिल्ड थिंग्स FPS वैसे भी ड्रॉप होते ही हैं। तो मैं उस चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाया। मुझे लगा वो शायद से काव है या फिर क्रीपर है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैं हाइड लेने के लिए चले गया। जब मैं उसके पास गया, आई रियलाइज कि वो एक काव नहीं थी बल्कि एक दूसरा कैरेक्टर था जिसकी डिफॉल्ट स्किन थी, बट हिज आईज वर एम्प्टी। उस कैरेक्टर के ऊपर कोई नाम पॉप अप नहीं हो रहा था। आई वॉज जेन्युइनली कन्फ्यूज्ड। मैंने डबल चेक किया कि कहीं मैंने गलती से मल्टीप्लेयर मोड स्टार्ट तो नहीं कर दिया है, बट नो, सिंगल प्लेयर गेम ही चालू थी उस समय। वो कैरेक्टर वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहा। उसने मुझे देखा और जल्दी से डेंस फॉग में भाग गया। मैं क्यूरियस था कि ये है कौन। मैं उसके पीछे पीछे भागा। मैंने मेरे कैरेक्टर को उसके पीछे भगाया, बट ही वॉज गॉन। एनीवेज, मैंने गेम खेलना कंटिन्यू करा। जैसे जैसे मैं अपने गेम में मेरा वर्ड एक्सपैंड कर रहा था, वैसे वैसे मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे थे इस रैंडम मैप जनरेटर में जो कि आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे।
जैसे कि 2x2 टनल रॉक्स में थे, स्मॉल एंड परफेक्ट सैंड पिरामिड्स जो ओशन में थे, और ट्रीज जिसके सारे लीव्स कट करे गए थे। मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कैरेक्टर उस डेंस फॉग से मुझे देख रहा था। जब भी मुझे लगता कि वो कैरेक्टर मेरे पास है, मैं अपने गेम की FPS इंक्रीज करता, पर हर बारी वो बस डिसअपेयर हो जाता था। मैंने वो मैप सेव करा और मैं गेम के फॉरम पर गया कि क्या किसी और प्लेयर का मेरी तरह उस सूडो प्लेयर के साथ एनकाउंटर हुआ था। बट इट सीम्ड कि सिर्फ मैंने ही उसे नोटिस किया था। मैंने अपना न्यू टॉपिक क्रिएट किया, अपना एक्सपीरियंस लिखा और पूछा कि अगर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। ये पोस्ट करने के 5 मिनट बाद ही मेरा पोस्ट डिलीट हो गया। मैंने फिर से पोस्ट किया एंड अगेन वो पोस्ट डिलीट हो गया था, जिसके बाद मुझे हीरो ब्रायन यूज़र नेम के अकाउंट से पर्सनल मैसेज आया था। उस मैसेज में सिर्फ एक वर्ड लिखा था, स्टॉप। जब मैंने हीरो ब्रायन के यूज़र नेम पे क्लिक किया उसकी प्रोफाइल देखने के लिए, तो मुझे 404 एरर पेज दिखाई दिया था। एंड आई एम श्योर कि तुम सभी को पता होगा 404 एरर पेज आखिर होता क्या है। थोड़ी देर बाद मुझे दूसरे फॉरम यूज़र से एक मेल आया। उसने मुझसे कहा कि फॉरम के जो मॉड्स थे वो यूज़र्स के मैसेज रीड कर सकते थे, इसीलिए ईमेल पर मैसेज करना वो सेफ़र। उसने ये भी बताया कि उसका उस मिस्ट्री प्लेयर से एनकाउंटर हुआ था। इतना ही नहीं, उसके पास उन सारे प्लेयर्स के यूज़र नेम की लिस्ट है जिन्होंने इस मिस्ट्री प्लेयर को गेम में देखा था। 1 महीने बाद उस यूज़र ने मुझे फिर ईमेल किया। उसने मुझे बताया कि कुछ लोग ने इस मिस्ट्री प्लेयर के यूज़र नेम की हेल्प से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की थी और उन्हें पता चला कि ये यूज़र नेम एक पर्टिकुलर स्वीडिश गेमर फ्रीक्वेंटली यूज़ करता रहता है। थोड़ी और रिसर्च करने पे पता चला कि ये स्वीडिश गेमर नॉच का भाई है। यस, वही नॉच जिसने माइनक्राफ्ट गेम डेवलप किया है। यह पता लगते ही मैंने नॉच को पर्सनली ईमेल किया आस्किंग हिम कि क्या उसका कोई भाई है भी या नहीं। थोड़े दिनों बाद उसका ईमेल आया मुझे। ईमेल बहुत शॉर्ट था और स्ट्रेट टू द पॉइंट था। द ईमेल रेड, आई डिड बट ही इज़ नो लॉन्गर विद अस, नॉच। उस पहले एनकाउंटर के बाद से मैंने उस मिस्ट्री मैन को फिर से कभी नहीं देखा। हाउएवर, जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मैंने जैसे तैसे करके स्क्रीन प्रिंट ले लिया था। ये एक इकलौता एविडेंस है उस एक्सपीरियंस के एग्जिस्टेंस का, और ये एक इकलौता ऐसा स्क्रीनशॉट है जो तुम आज देख सकते हो। एंड आई एम वार्निंग यू अगेन, अगर तुमने कभी भी पहले माइनक्राफ्ट खेला है या फिर माइनक्राफ्ट में इस एंटिटी को देखा है तो जस्ट रन अवे और क्लोज योर सर्वर। So that was our tier list 1। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे तुम यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, टियर लिस्ट 1 में ही बहुत सारे टॉपिक हैं। एंड अगर मैं हर एक टियर में हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने लग जाऊँ या फिर इसके बारे में बात करने लग जाऊँ तो ये वीडियो हो जाएगी 2-3 घंटे की, विच आई डोंट माइंड रियली मेकिंग। पर मुझे पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आर यू गाइज इवन इंटरेस्टेड इन वॉचिंग आइसबर्ग वीडियोज़। सो अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है देन आई प्रॉमिस यू कि मैं हर एक टॉपिक में, हर एक टियर लिस्ट के हर एक चीज़ के बारे में बात करूंगा, चाहे फिर वो वीडियो 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, आई डोंट केयर। अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है, इसमें अच्छे लाइक्स आते हैं, तो मैं पक्का इस पूरी टियर लिस्ट पे वीडियो बनाऊंगा। और सिर्फ इस एक टियर लिस्ट पे ही नहीं, बल्कि 6 की 6 टियर लिस्ट पे मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा हर एक के लिए। सो आई होप कि तुम लोग को टियर लिस्ट 1 पसंद आई होगी। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू टियर लिस्ट 2। और इस टियर लिस्ट 2 में भी मैंने अपने फेवरेट वाले क्रीपी पास्ता चूज करे हैं, जिसमें चीज़ें और भी ज़्यादा क्रीपी हो जाती हैं। गेटवे ऑफ द माइंड। 1983 में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक रेडिकल एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो लोग एक अनडिस्क्लोज्ड फैसिलिटी को यूज कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट इस थ्योरी पे था कि अगर इंसान के सारे सेंसेस को इनएक्सेसिबल कर दिया जाए, मतलब कि इंसान का अपने सेंसेस पे कंट्रोल ना हो या फिर वो सेंसेस वहां हो ही ना, तो क्या तब एक इंसान भगवान से, गॉड से बात कर पाएगा, गॉड से कम्युनिकेट कर पाएगा जस्ट थ्रू हिज और हर थॉट्स, या फिर बस मन की शक्ति से? क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर ये एक्सपेरिमेंट सच हो जाए या फिर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं।
इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्हें एक टेस्ट सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। तभी उन्हें एक ओल्ड आदमी मिला जिसके पास कुछ नहीं था लूज करने के लिए, और वो इकलौता इंसान था जिसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर किया था। अब टेस्ट सब्जेक्ट तो मिल गया था, बारी थी उसके सेंसरी ऑर्गन्स को इन अ वे इनएक्सेसिबल बनाने की, ताकि उसके ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में, सो दैट वो इंसान अपने थॉट्स के साथ अकेला रह सके। साइंटिस्ट ने टेस्ट सब्जेक्ट पर एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी परफॉर्म करी, जिसके चलते सारे सेंसरी नर्व कनेक्शंस को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब वो टेस्ट सब्जेक्ट ना कुछ सुन सकता था, ना ही देख सकता था, और ना ही टेस्ट कर सकता था। ना तो वो कुछ फील कर सकता और ना ही वो कुछ स्मेल कर सकता। He had nothing. He was finally all alone with his thoughts. साइंटिस्ट उसे मॉनिटर करने लगे। शुरुआत में वो जम्बल्ड अप वर्ड्स बोल रहा था जिसे समझ पाना मुश्किल था। 4th डे पर उसने साइंटिस्ट से कहा कि उसे अपने सर में लो वॉइसेस सुनाई दे रही हैं, जो वॉइसेस उसकी नहीं थी। साइंटिस्ट को लगा कि अब शुरुआत हो रही है गॉड के साथ कम्युनिकेशन की, और वो सब उसे केयरफुली ऑब्जर्व करने लगे। उसके हर एक शब्द को ध्यान से सुनने लगे। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद वो टेस्ट सब्जेक्ट रोने लगा, ये कहकर कि उसे उसकी डेड वाइफ की आवाज़ सुनाई दे रही है। एंड व्हाट वाज इवन स्ट्रेंज वो ये था कि वो अपनी डेड वाइफ से कम्युनिकेट कर पा रहा था। साइंटिस्ट की टीम के लिए ये बात इंटरेस्टिंग तो थी, लेकिन वो लोग फिर भी कन्विंस नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि इसको कोई हेलुसिनेशन हो रहा है, अंटिल वो टेस्ट सब्जेक्ट उन साइंटिस्ट के डेड रिलेटिव्स के नाम लेने लगा। वो सारी चीज़ें बताने लगा जो सिर्फ उन साइंटिस्ट और उनके डेड रिलेटिव्स को ही पता होंगी। दिस फ्रीक्ड आउट सम साइंटिस्ट, और वो लोग इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही छोड़कर चले गए। 1 हफ्ता बीत चुका था उस टेस्ट सब्जेक्ट को अपने दिमाग के अंदर की वॉइसेस से बात करते हुए। अब उसके लिए ये वॉइसेस ओवरवेलमिंग बन चुकी थी। इन एवरी वेकिंग मोमेंट उसके दिमाग में इतनी सारी वॉइसेस थी जो उसे अकेला छोड़ने से रिफ्यूज़ कर रही थी। वो अपनी बॉडी को यहाँ वहाँ टकराता ताकि उसे चोट लगे और वो पेन फील कर सके। उसने सोचा कि इसी बहाने वो वॉइसेस उसका पीछा छोड़ देंगी, लेकिन ही हैड फॉरगॉटन कि उसके सारे सेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो साइंटिस्ट से लिटरली भीख मांगने लगा कि वो उसे सेडेटिव्स इंजेक्ट कर दें ताकि वो पूरा दिन सोए रहे और इन थॉट्स को एस्केप कर सके। धीरे धीरे उसे नाइट टेरर्स आना शुरू हो गए थे, और अब वो ये कहता था कि वो मरे हुए लोगों को देख और सुन सकता है। अगले दिन टेस्ट सब्जेक्ट अपनी आंखों को नोचने लगा। वो ट्राई कर रहा था किसी भी तरह बाहर की दुनिया से कुछ फील करने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में जो लोग थे, जो आवाज़ें थी, वो अब और हॉस्टाइल होती जा रही थी। द वॉइसेस इन हिज हेड वो अब बात करने लगी थी हेल और एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। वो 5 घंटों तक नो हेवन नो फॉरगिवनेस चिल्लाता रहा। वो साइंटिस्ट को बेग करता रहा कि वो उसे जान से मार दे, बट साइंटिस्ट वर कन्विंस कि वो बहुत क्लोज थे गॉड से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में। एक और दिन बीत चुका था। सब्जेक्ट और डिस्ट्रेस होता जा रहा था। वो अब बात भी नहीं कर पा रहा था। जब उसने खुद के आर्म के फ्लैश को खाना शुरू किया तो साइंटिस्ट ने तुरंत उसके रूम में भाग के उसे रोकने की कोशिश की, और उन्होंने उसे एक टेबल पर बांध दिया ताकि वो खुद को हार्म ना पहुंचा सके। वो सिर्फ सीलिंग को स्टेयर कर रहा था और उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू गिर रहे थे। अगले 2 हफ्तों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, सीलिंग को स्टेयर करते हुए, और उसकी आंखों से आंसू ही गिरते रहते पूरे टाइम तक। साइंटिस्ट को हर रोज उसे मैन्युअली रीहाइड्रेट करना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ हिज कंटिन्यूस क्राइंग। एक दिन जब एक साइंटिस्ट उसे रीहाइड्रेट करने के लिए उसके रूम में गया तो उस आदमी ने अपना हेड टिल्ट करा और उस साइंटिस्ट को ऐसे देखा जैसे कि ही वॉज मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद हिम, जो कि हमें पता है वॉज नॉट पॉसिबल। आई कॉन्टैक्ट करने पर उसने उस साइंटिस्ट से कहा,
I have spoken to God and he has abandoned us. जैसे ही उसने ये कहा, उसके वाइटल्स ड्रॉप हुए एंड ही डाइड राइट देन एंड देयर। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की ये जानने की कि उसका डेथ का कॉज क्या था, बट दे कुड नॉट फाइंड एन अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ। ज़ाल्गो के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक मेलेवोलेंट और एक मिस्टीरियस एंटिटी है। अलग अलग लोग ज़ाल्गो को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कि ज़ाल्गो एक नाइट की तरह दिखता है जिसके पास एक सिल्वर आर्मर है और वो हमेशा डार्कनेस से सराउंडेड रहता है। तो कुछ लोग वहीं पे कहते हैं कि ज़ाल्गो के 7 मुंह हैं। वो अपने 7 में से 6 मुंह से तो अजीब सी भाषा में बात करता है, अजीब अजीब गालियाँ देता है, अजीब अजीब चीज़ें बोलता है, लेकिन जो उसका एक मुंह है वो एक गाना गाने का वेट कर रहा है। इज़न्ट दैट थिंग वियर्ड कि एक मिस्टीरियस आदमी एक गाना गाने का वेट कर रहा है, लेकिन ये गाना एक ऐसा गाना होगा जब वो गाएगा इस चीज को जिससे गाते ही, जिसकी आवाज सुनते ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ज़ाल्गो के 4 हाथ हैं जिनमें उसने डेड स्टार्स पकड़े हुए हैं और एक हाथ में एक कैंडल है जो ब्राइटनेस की जगह पर डार्कनेस शेड करती है। और कुछ लोग ज़ाल्गो को आईलेस डिस्क्राइब करते हैं जिसका हेड फ्लोट होता रहता हो और उसकी स्पीच एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड है। जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं ज़ाल्गो के, उनमें एक चीज कॉमन है। ज़ाल्गो को कॉमनली पोर्ट्रे किया जाता है एज बीइंग रेड एंड ब्लैक विद अ फ्लोटिंग हेड। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उसका कोई कंसिस्टेंट फॉर्म नहीं है और हो सकता है कि वो अलग अलग फॉर्म लेता है टू हाइड हिमसेल्फ या टू बी इवन मोर स्कैरियर। ज़ाल्गो एक ऐसी एंटिटी है जो क्या सोचता है या उसका मूव क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो एक मैनिपुलेटिव, सैडिस्टिक और क्रूअल डीमन है जिसका सिर्फ एक ही गोल है लाइफ में, ह्यूमन को टॉर्चर करना, क्योंकि वो उनसे नफरत करता है। ज़ाल्गो की पावर्स और एबिलिटीज़ कई हद तक स्लेंडर मैन से मिलती जुलती हैं। जिन लोगों को ज़ाल्गो के साथ एनकाउंटर होता है वो या तो पागल हो जाते हैं या डिसफिगर्ड हो जाते हैं या फिर उनकी सीधा लाश ही मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि वो अक्सर दीवार के पीछे छुपा होता है और वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा होता है। कैंडल कोव। अगर हम बचपन की बात करें तो हम सभी का बचपन में एक फेवरेट कार्टून या फिर एक फेवरेट एनिमे हुआ करता था। जैसे किसी का शिनचैन होगा या फिर किसी का नारुतो होगा, और हर रोज स्कूल से आने के बाद हम लोग टीवी पे ग्लू रहते थे कार्टून देखने के लिए या फिर एनिमे देखने के लिए। और जैसे जैसे हम बड़े होते आते थे, जैसे जैसे हम उसकी स्टोरी फॉलो करते रहते थे, वैसे वैसे हम उस कार्टून से या फिर उस एनिमे से और भी ज़्यादा अटैच हो जाते थे और उसकी हर एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल भी हमें याद रहती है। एंड यू नेवर फॉरगेट दोज डिटेल्स इवन इन योर लेट 80s। आज भी जब हम उस टाइम को याद करते हैं, उस कार्टून को याद करते हैं, तो हमारे चेहरे पर एक खुशी सी आ जाती है। लेकिन व्हाट इफ जो कार्टून हम बचपन में इतना एंजॉय करके देखा करते थे वो कार्टून वैसे ना हो जैसा हम बचपन में उसे समझते थे। व्हाट इफ उस कार्टून में कुछ ऐसा हो, समथिंग सो सिनिस्टर दैट नो मैन शुड वॉच इट देन अलोन बीइंग इन अ चिल्ड्रंस शो। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस हुआ कुछ लोगों के साथ जब उन्होंने एक फोरम जिसका नाम था नॉस्टैल्जिया फोरम, उस पर कैंडल कोव कार्टून के पोस्टर्स देखे। जब उन्होंने वो पोस्टर देखे तो उन्हें नॉस्टैल्जिया फील हुआ और धीरे धीरे फोरम के यूजर्स एक दूसरे से चैट करने लगे, अपने बचपन की मेमोरी को डिस्कस करने लगे। ये कार्टून्स 1971 या 1972 में एक लोकल टीवी पर चैनल 58 पर एयर होता था एट अराउंड 4 PM। आगे बात करने पर उन्हें कार्टून के कैरेक्टर्स याद आने लगे। कैंडल कोव कार्टून का मेन कैरेक्टर एक पायरेट था जिसका नाम था पायरेट पर्सी। पायरेट पर्सी बहुत ही ऑड लुकिंग कैरेक्टर था। उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग डॉल्स के पार्ट से बने हुए थे। एज इन उसका हाथ कोई और डॉल का था, उसके लेग्स किसी और डॉल के थे। यू गेट माई पॉइंट। उसका हेड एक ओल्ड पर्सिलन बेबी डॉल का था। कार्टून में ये पायरेट एक केव के बाहर छोटी बच्ची से बात करता हुआ दिखाई देता है। फोरम के यूजर्स को लग रहा था
that they finally remembered the show completely. Until एक यूज़र ने उन्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। एक यूज़र ने बताया कि शो का एक्चुअल नेम स्काई शेल था एंड इट टुक प्लेस इन कैंडल कोव। उसे ये अच्छे से याद था क्योंकि उसके घर का रूटीन बन चुका था। पहले उसकी मॉम न्यूज़ देखती और फिर जब ये कार्टून के टेलीकास्ट होने का टाइम आता था तब ये यूज़र चैनल स्विच कर देता था। एनीवेज, सो अकॉर्डिंग टू दिस यूज़र, इस शो की मेन कैरेक्टर थी एक छोटी लड़की जिसका नाम था जैनिस। जैनिस का एक इमेजिनरी पायरेट फ्रेंड था जिसका नाम था पर्सी पायरेट। पर्सी पायरेट के शिप का नाम था लाफिंग स्टॉक। लेकिन पर्सी एक अच्छा पायरेट नहीं था क्योंकि वो बहुत जल्दी डर जाता था। जब भी उसे कोई केव या फिर डार्क प्लेस में जाना होता था ट्रेजर कलेक्ट करने के लिए, तो वो हमेशा डरता था और उसकी शिप स्लोली उसे कहती, "You have to go inside." इस कार्टून के बैकग्राउंड में हमेशा कैलियोपी म्यूजिक कंटिन्यूसली प्ले होता रहता था। ये जो पायरेट की शिप थी ना, लाफिंग स्टॉक, इस शिप के फेस की जगह एक क्रीपी वुडन स्माइलिंग फेस था जिसका लोअर जॉ हमेशा पानी में सबमर्ज रहता था, मानो कि जैसे ये शिप सी को स्वॉलो कर रही थी। और इसकी आवाज़ और लाफ काफ़ी ऑफुल थी। इस कार्टून के दो और कैरेक्टर्स थे, एक विलन स्किन टेकर और उसका साइड किक होरेस हॉरिबल। स्किन टेकर एक स्केलेटन था जो एक ब्राउन हैट और केप पहनता था। ये जो केप था वो अलग अलग किड्स के स्किन से बना हुआ था। क्रीपी राइट? आई नो। स्किन टेकर का जो माउथ था वो बात करते वक्त आगे पीछे स्लाइड होता था। एक यूज़र ने फोरम पर लिखा कि कैसे एक एपिसोड में जब जेनिस, जो कार्टून की मेन कैरेक्टर थी, वो स्किन टेकर से पूछती है कि उसका मुंह ऐसे क्यों मूव होता है, जिसके जवाब में स्किन टेकर क्रीपीली कैमरा में स्टेयर करके कहता है, "टू ग्राइंड योर स्किन।" इस विलन का जो साइड किक था, हॉरिस हॉरिबल, बड़ा ही ऑफल लुकिंग पपट था ये, जिसकी मुस्टैच थी और एक मोनिकल, जिसे देखने पर ऐसा लगता जैसे कि उसकी सिर्फ एक ही आंख है। वैसे इस साइड किक का कुछ ज़्यादा रोल नहीं था कार्टून में, वो सिर्फ स्किन टेकर के साथ घूमता रहता था। जैसे जैसे इस शो की मेमोरीज अनफोल्ड होती जा रही थी वैसे वैसे फोरम के यूज़र्स अनकंफर्टेबल होते जा रहे थे। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि बचपन में जो कार्टून वो देखते थे, जिसके बारे में उन्होंने कभी गौर से इतना सोचा ही नहीं था, वो कार्टून एक्चुअल में इतना सिनिस्टर और हॉरिफाइंग था। स्पेशली वो एक एपिसोड जो सबको एक नाइटमेयर देने लग रहा था। इस पर्टिकुलर एपिसोड का कोई प्लॉट नहीं था। इस एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स बस खड़े थे और जोर से स्क्रीम कर रहे थे। कैमरा 1 बाय 1 सभी कैरेक्टर के फेसेस पर जूम इन हो रहा था और टीवी स्क्रीन पर एक एक कैरेक्टर्स के जूम्ड इन फेसेस थे जो जोर जोर से सिर्फ स्क्रीम किए जा रहे थे। एक यूज़र तो श्योर थी कि ये उसका नाइटमेयर था, लेकिन इट वॉज एक्चुअली एन एपिसोड, क्योंकि दूसरे यूज़र को भी वो एपिसोड एकदम अच्छे से याद था। ऐसा एपिसोड कोई भूल भी कैसे सकता था। रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट दिस वन यूज़र स्टोरी की शुरुआत में, जो इस कार्टून को अपने मॉम के न्यूज़ देखने के बाद देखता था। वेल, दिस यूज़र वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस शो और उसे लगा कि शायद उसकी मॉम को कुछ याद हो। इसीलिए जब अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने नर्सिंग होम में गया तो उसने अपनी मॉम से पूछा कि क्या उन्हें उस कार्टून के बारे में कुछ याद है जो वो बचपन में देखा करते थे। जब उसकी मॉम ने ये क्वेश्चन सुना तो शी वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड कि उनका बेटा अचानक से उस कार्टून के बारे में क्यों पूछ रहा था, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद है कि बचपन में हर रोज़ उनका बेटा उनसे कहता था कि वो कैंडल कोव देखने जा रहा है और फिर वो टीवी को स्टैटिक पर ट्यून इन करता था और 30 मिनट तक वो बस स्टैटिक को स्टेयर करता रहता था। उसकी मम्मी ने कभी उसे कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे की इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो ये कार्टून अपने ख्यालों में ही इमेजिन कर रहा था। तो हर दिन शाम के 4 बजे वो अपने बेटे को स्टैटिक टीवी को आधे घंटे तक स्टेयर करते हुए देखती थी। एंड शी डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम एवर।
द एक्सप्रेशनलेस। जून 1972 में लॉस एंजलिस के सीडर सेनिया हॉस्पिटल में एक वुमेन एंटर करती है। उसने सिर्फ एक वाइट गाउन पहना था और वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। पर ये चीज़ हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं थी, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल के आसपास कोई एक्सीडेंट होता था या फिर किसी की चोट लगती थी तो वो ऐसी ही हालत में वहां आते थे। सो दैट इज वाई दे वर यूज्ड टू सीइंग दिस थिंग। लेकिन इस औरत की बात कुछ और थी। इस औरत को देख के वहां के स्टाफ के साथ साथ बाकी पेशेंट को भी नौजा फील हो रहा था, और कुछ तो इस औरत को देख के इतने डर गए वहां पे कि वो वहां से सीधा भाग गए, हॉस्पिटल से भाग गए वो लोग। इस वुमेन की फ्लेक्सिबिलिटी तो ह्यूमन जैसी थी, लेकिन देखने में वो एकदम मैनिकन जैसी थी। उसके फेस पर आईब्रोज नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उसके फेस पर मेकअप स्मेयर किया गया हो। बट दैट वाज़न्ट द मोस्ट टेरिफाइंग पार्ट। उसके मुंह में एक किटन थी जिसकी बॉडी से खून स्क्वर्ट हो रहा था, और उसी बिल्ली का ब्लड उस औरत के गाउन पर गिर रहा था। उस औरत ने अपने मुंह से उस किटन को निकाला और वो वहां पे बेहोश हो गई। जिस वक्त से उसने हॉस्पिटल में एंटर किया था, वहां से लेके नर्सेस के उसे हॉस्पिटल रूम में ले जाके सिडेशन के लिए क्लीन करने तक वो एकदम काम थी, एकदम मोशनलेस और एकदम एक्सप्रेशनलेस थी। डॉक्टर्स को लगा कि जब तक हायर अथॉरिटीज नहीं आ जाते, उस औरत को रिस्ट्रेन करके रखना वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। जब उसे रिस्ट्रेन किया जा रहा था तो उसने लड़ा तक नहीं, उसने प्रोटेस्ट तक भी नहीं करा। हॉस्पिटल स्टाफ बहुत ट्राई कर रहे थे उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वहाँ की नर्सेस को भी उससे डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट करने में डर लग रहा था, इसलिए दे वर कीपिंग अवे फ्रॉम हर। ऑल ऑफ दिस वाइल वो औरत बहुत काम और कोऑपरेटिव थी, लेकिन जैसे ही उसे सीडेट करने के लिए डॉक्टर ने उसे आर्म के पास इंजेक्शन लगाया, शी लॉस्ट हर कंट्रोल। वो फुल जोरों शोरों से उनसे लड़ने लगी। 2 हॉस्पिटल स्टाफ को तो उसे पकड़ के रखना पड़ा ताकि उसे फाइनली सीडेट किया जा सके, लेकिन वो औरत इतने फोर्स के साथ लड़ रही थी कि उसकी बॉडी बेड से ऊपर उठ रही थी, एंड शी हैड द सेम क्रीपी ब्लैंक एक्सप्रेशन। अब तक उस औरत ने एक भी इमोशन नहीं दिखाया था, विच वॉज स्कैरी। लेकिन what was even more scarier is, जब डॉक्टर उसे सिडेट करने की कोशिश कर रहे थे तो उस औरत ने अपना सर टिल्ट किया, उस डॉक्टर से आई कांटेक्ट किया और उसने एक अनयूजुअल चीज़ की, शी स्माइल्ड। जैसे ही उसने स्माइल किया, वहाँ खड़ी एक नर्स जोर से चिल्लाई। उस औरत के मुंह में इंसानों जैसे दांत थे ही नहीं, बल्कि बहुत शार्प और लॉन्ग स्पाइकी दांत थे उसके। इतने लंबे थे उसके दांत कि अपना मुंह खुद से बंद करना भी, आई एम प्रिटी श्योर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर, बिना खुद को चोट पहुंचाए। जैसे ही डॉक्टर ने उसे स्माइल करते देखा, कुछ सेकंड्स के लिए वो डिसबिलीफ में थे कि क्या किसी का मुंह ऐसा भी हो सकता है। पर जैसे ही उसे वापस होश आया, ही जस्ट आस्क्ड वन थिंग, व्हाट इन द हेल आर यू। उस औरत ने अपना सर और टिल्ट किया और बस उस डॉक्टर को क्रीपीली स्माइल करते हुए वो उसे देखती रही। ये सब कुछ जब हो रहा था, नर्सेज ने ऑलरेडी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया था। उन सिक्योरिटी गार्ड्स के आने की आवाज़ सुन के जैसे ही डॉक्टर ने अपना सर दरवाजे की तरफ मोड़ा, उस औरत ने डॉक्टर के नेक पर अपने पैने दांत से अटैक करा और उस औरत ने उस डॉक्टर का पूरा गला ही काट दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर ज़मीन पे गिर गया। वो अपने गर्दन पे हाथ लगाए जैसे हवा की भीख मांग रहा था, पर वो डॉक्टर अपने खून को रोक नहीं पाया। जैसे ही वो डॉक्टर नीचे गिरा, ये औरत उसके पास गई। उसने अपना फेस इस डॉक्टर के बहुत पास लाया और उसने फिर स्लोली विस्पर करा, आई एम गॉड। एज शी वॉज सेइंग दिस, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ चुके थे। जैसे ही उसने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा, वो खड़ी हुई और एक एक करके उसने उन दोनों गार्ड्स पर अटैक करा। और सिर्फ यहाँ तक ही वो नहीं रुकी, वो उनकी चमड़ी खाने लगी। इन सब के बीच वो नर्स उसी रूम में थी, स्क्रीमिंग हर लंग्स आउट। लेकिन सरप्राइजिंगली उस क्रीचर ने नर्स पर अटैक नहीं किया। उन सिक्योरिटी गार्ड्स का फ्लैश खाने के बाद वो वहाँ से चली गई। वो नर्स इतनी डरी हुई थी कि वो वहाँ से हिली ही नहीं जब तक कोई उसे बचाने नहीं आया। उस पूरे दौरान जब वो उस रूम में थी, उसे अलग अलग लोगों की हॉरिफाइंग चीखें सुनाई दे रही थी, एंड शी न्यू एग्जैक्टली कि वो सब क्यों चीख रहे थे।
जो नर्स ने ये इंसिडेंट सर्वाइव करा था उसने उस औरत, उस क्रीचर का नाम एक्सप्रेशनलेस रखा। एंड टू दिस डे उस नर्स को एक्सप्रेशनलेस के क्रीपी फेस के नाइटमेयर्स आते हैं। उस दिन के बाद से उस क्रीचर को कभी देखा नहीं गया, बट मे बी शी इज स्टिल रोमिंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड समवेयर। So that was our first part of और दो टियर लिस्ट में भी वो भी जो भी मेरे फेवरेट वाले क्रीपीपास्ता थे उसकी पहली वीडियो थी ये। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी, बिकॉज सच में इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर तुम लोग को इस आइसबर्ग क्रीपीपास्ता आइसबर्ग का सेकंड पार्ट जल्दी देखना है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि इट विल एक्चुअली मीन अ लॉट टू मी एंड इट विल हेल्प आउट दिस वीडियो ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो कि तुम्हारा टियर लिस्ट 1 में से टियर लिस्ट 2 में से कौन सा वाला फेवरेट क्रीपीपास्ता है, बिकॉज मैं इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा फिर। बट टिल देन तुम लोग क्रीपीपास्ता टियर लिस्ट 3 और टियर लिस्ट 4 के लिए अपने फेवरेट क्रीपीपास्तास मुझे कमेंट में बता सकते हो। मे बी आई विल चूज देम एंड मे बी आई विल मेक अ वीडियो ऑन देम। बट टिल देन आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू प्रिटी सून। बाय बाय।